प्यारे बच्चों, आइए आज हम बैंकिंग के एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है बैंक का आर्थिक चिट्ठा, यानी बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। बैंक का आर्थिक चिट्ठा। अब हम लोग बैंक को भी जानते हैं और आर्थिक चिट्ठा के बारे में भी जानते हैं। जैसे बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यापार करती है, जो लोगों के अतिरिक्त धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। और रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट किसी भी व्यवसायिक संस्थान का वह प्रपत्र होता है जो वित्तीय वर्ष के समाप्त होते हो आखिरी दिन जो है बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका वित्तीय सत्र 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल रहा, तो 31 मार्च को जो वर्ष समाप्त हो रहा है उस दिन आपका बैलेंस शीट तैयार किया जाता है किसी कंपनी का, किसी व्यवसायिक संस्थान का। और उसको देख करके, उस बैलेंस शीट को देख करके उस व्यवसाय के आर्थिक स्थिति का जानकारी मिल जाता है, यानी कि वास्तव में उसकी संपत्तियां क्या हैं और उसके दायित्व क्या हैं, इन सारी चीजों का भान हो जाता है हमको। जिससे उसी तरह जैसे कि आपका बैंक जो है बैंक आपका एक व्यवसायिक संस्थान है, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं, वो भी बिजनेस करता है, तो अनिवार्य रूप से उसके लिए बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य होता है। कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं जिसके अंतर्गत, जैसे कि आपका कहें कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम जिसके तहत बैंक गवर्न होते हैं, भारतीय बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 के तहत यह बात कही गई है। उसके धारा 29 में कही गई है कि प्रत्येक बैंक वर्ष के अंत में अपना बैलेंस शीट बनाएगा अनिवार्य रूप से, यानी कि बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक बैंक को वर्ष के अंत में अपना बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य है। और उसी के आगे बढ़ते हैं तो धारा 30 में कहा गया है कि ये जो बैलेंस शीट बना रहा है, बैंक अपना बैलेंस शीट बनाएगा, उसका ऑडिट भी करवाना अनिवार्य है, यानी कि उसका अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। सिर्फ ऐसे नहीं हो जाएगा कि किसी एक ऑडिटर से आपको वो बैंक अपना बैलेंस शीट ऑडिट करवाएगा और उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा उस ऑडिटर से। और आगे है धारा 31, यानी कि भारतीय बैंकिंग नियामक अधिनियम की धारा 31 में लिखा गया है कि बैलेंस शीट की 3 प्रतियां तैयार की जाएगी। बैलेंस शीट की 3 प्रतियां और प्लस जो अंकेक्षण कराया था उसकी रिपोर्ट, अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ 3 माह के अंदर आरबीआई के पास जमा कराना होगा अनिवार्य रूप से। तो ये 3 बातें हैं बैंक के बैलेंस शीट के संबंध में। पहला, धारा 29 के अंतर्गत बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य है। दूसरा है धारा 30 के अंतर्गत बैलेंस शीट का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। तीसरा, धारा 31 के अंतर्गत बैलेंस शीट की 3 प्रतियां प्लस अंकेक्षण की रिपोर्ट जो है वो 3 माह के अंदर में, यानी कि अगर मार्च लास्ट में था तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक आपको ये अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा कराना होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। देखेंगे आपको एक ये प्रारूप बनाया गया है, ये दिख रहा है आपको सामने। और यहाँ पे एक चीज और आपको आ रहा है, न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो जो आप देखे होंगे इस तरह से हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट हमेशा। और यहाँ पे इसके 2 साइड होते थे। डेबिट साइड की तरफ लायबिलिटीज होती थी और यहाँ पे अमाउंट होता था, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में एसेट्स होते थे और अमाउंट होता था। ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी आपका। तो इस तरह से बैलेंस शीट आप बनाते थे और लायबिलिटीज और एसेट्स इस तरह से आप बनाते थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेकिन बैंक का जब बना रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि आपके 2 हैं, लेकिन आपका ऐसे कि आपका ये कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे है, पूंजी और दायित्व, और दूसरा है एसेट्स। एक के नीचे एक बनाए गए हैं। ये क्यों बनाए गए हैं, कब से हो रहे हैं, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेना आवश्यक है। तो आपको देखेंगे कि
31 मार्च 1992 को 31 मार्च 1992 को घोष समिति की एक रिपोर्ट आती है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो आपका बैलेंस शीट है उसके प्रारूप एक में निम्न संशोधन किया था। पहला है क्षैतिज के स्थान पर लंबवत रूप में बनाया जाएगा, यानी जो बैलेंस शीट है इसे इसको बोलते हैं क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल न बना करके उसको वर्टिकल बनाया जाता है, लंबवत रूप से बनाया जाएगा। यानी कि आपका लायबिलिटी इस साइड में हो गया, अगर एसेट्स हो गया, इस तरह से न करके लंबवत रूप में, यानी कि आपका लायबिलिटीज हो गए उसके बाद एसेट्स हो गए, इस क्रम में आपको बनाना है एक पेज पे। तो ये है कि पहली बात उसमें दो परिवर्तन किए गए थे घोष समिति के आधार पे 31 मार्च 1992 को, कि क्षैतिज के स्थान पर लंबवत रूप में बनाया जाएगा। आगे क्या किया गया और नए प्रारूप में और क्या, धनराशि के संबंध में कहा कि 1000 में व्यक्त किया जाएगा, यानी जो भी अमाउंट आएगा उसमें 3 अंक तक छोड़ दिया जाएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तक छोड़ करके 1000 वाला अंक चलेगा। जबकि इसके पहले क्या था, जबकि इसके पहले था कि पैसे तक को दिखाया जाता था, यानी कि अमाउंट को अगर कुछ पैसे आ गए तो उस पैसे को 0.00 करके लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 अंक तक आपको छोड़ देना है। कोई भी अमाउंट आएगा आपका, उसमें अमाउंट लिखते समय मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट लिखना है, मान लीजिए आपका अमाउंट इस तरह से है 10,000 है, तो इसमें 3 अंक तक आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 10 लिख देना है। चूंकि बैंक की अमाउंट बहुत बड़ी होती है और उसको अनावश्यक रूप से लिखने की जरूरत नहीं है, सारे डाटा आपको 1000 में होंगे, इस तरह से चीजें बनाई जाती है। तो ये मोटा मोटी बात हो गई कि भारतीय बैंकिंग नियामक अधिनियम में कौन कौन सी धाराएं लागू होती हैं बैलेंस शीट के संबंध में, और घोष समिति द्वारा 31 मार्च 1992 को क्या क्या संशोधन किए गए, 2 संशोधन, ये आप याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बैंक का प्रारूप, कैसा बैलेंस शीट का प्रारूप क्या होता है। तो पहले सबसे ऊपर रहेगा न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ ए बैलेंस शीट, और ये है द 3rd शेड्यूल, तीसरी अनुसूची के अनुसार, और सेक्शन 29 फॉर्म ए, ये रहेगा आपका प्रिंटेड उस पर तरह रहेगा। और यहाँ पे साइड में आपका रहेगा बैलेंस शीट ऑफ, अब किस बैंक का है, मान लीजिए बैलेंस शीट ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या जिसका भी होगा उस बैंक का नाम है लिख देंगे। फिर आपका आता है नीचे और बढ़ेंगे तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, अब ईयर हो जाएगा जो भी, मान लीजिए 2020 का आप बना रहे हैं तो 31 मार्च 2020 ये बैलेंस शीट हो जाएगा 31 मार्च को, क्योंकि एक निश्चित तिथि को बैलेंस शीट बनता है, आप पहले से जानते हैं, तो वो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको एक चार्ट बनाया जाएगा, इसमें क्या रहेगा, पहले खाने में तो विवरण हो जाएगा कि उन किन किन खातों का विवरण दे रहे हैं। उसके बाद एक आता है अनुसूची शेड्यूल, किस शेड्यूल में किया गया, यानी कि इस बैलेंस शीट में आप 1 से लेकर के 12 शेड्यूल तक का जिक्र करते हैं। और फिर आगे आता है धनराशि के 2 खाने रहते हैं। 31 मार्च के अनुसार जो है चालू यानी करेंट ईयर का क्या अमाउंट रहा है, और पिछले वर्ष, इसके गत वर्ष जो है क्या स्थिति, ताकि हम कंपैरेटिव अध्ययन कर सकें। बैलेंस शीट का मतलब ही होता है कि आप तुलनात्मक अध्ययन कर सके, यानी कि SBI का चालू वर्ष में आपका मान लीजिए पूंजी की बात करें तो कितनी पूंजी थी और पिछले वर्ष में कितनी पूंजी थी, और इसका जब कंपैरेटिव अध्ययन करें पूंजी बढ़ी या घटी तो आप बता सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, संचय और अधिक यानी रिजर्व और सरप्लस आपका क्या रहा है, क्या उसकी अमाउंट का दर क्या रहा है, तो इस तरह से आप कंपैरेटिव अध्ययन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आइए आप बात करते हैं कि जो इसकी लाइबिलिटी साइड है और एसेट साइड है उसमें क्या क्या चीज होता है। अभी इसका हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल एक शार्ट में आपको समरी के रूप में सब दिख जाए कि क्या होता है। ये फर्स्ट पेज होता है आपका बैलेंस शीट के, वो जब बना करके लगाए थे उसके नीचे जो है एनेक्सर ढेर सारे होते हैं और उसमें सारा डिटेल रहता है कि किस मद में क्या है। तो मोटा मोटी जो पहला आपका साइड होता है पूंजी एवं दायित्व, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, उसके अंतर्गत आता है पूंजी में क्या, पूंजी पहला पूंजी रहता है। शेड्यूल 1 में पूंजी के बारे में रहता है, कैपिटल क्या है, बैंक की कैपिटल क्या है। उसके बाद दूसरा है रिजर्व, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, वो अनुसूची 2 में रहेगा। और फिर निक्षेप, डिपॉजिट यानी जो जनता के द्वारा डिपॉजिट होती है, ये चूंकि हम लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जनता से हमको जो पैसा आता है एक तरह से बैंक की जिम्मेदारी लाइबिलिटीज होती है, तो वो डिपॉजिट जो है वो पैसा जो डिपॉजिट करके रखा गया जो पैसा है उसका क्या है, इस साल कितना रहा, अगले साल कितना रहा, ये
अनुसूची 3 में आता है। फिर आपका उधार, यानी कि बैंक ने कितना बोरिंग किया हुआ आरबीआई की तरफ से, सरकार से या अन्य किसी व्यापारिक बैंक से कितना उधार लिया हुआ है, तो उसको शेड्यूल 4 में दिखाते हैं, उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो अन्य दायित्व और प्रावधान, अदर्स लाइबिलिटीज क्या है उसकी, और क्या प्रोविजन रहता है, कुछ जैसे कि बैड डेट के लिए प्रोविजन करके रखता है, तो वो सारी चीजें जो है दायित्व और प्राविधान क्या है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र होता है 5वें में। यानी कुल मिलाकर के पूंजी और दायित्व के अंतर्गत 5 शेड्यूल होते हैं। अब इन्हीं शेड्यूल के अंतर्गत जो है अनुसूचियों में डिटेल में लिखा रहता है कि पूंजी क्या क्या है, किसकी पूंजी कैसे है, सारी चीजें, और रिजर्व सरप्लस क्या है, डिपॉजिट क्या है, सारी चीज। तो इसको यहाँ पे करने के बाद टोटल आता है, टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारी हो जाता है लाइबिलिटीज। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो संपत्तियों के बारे में, एसेट्स आता है। एसेट्स में आता है आपका आरबीआई में नगदी और बाकियां, यानी कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक के पास आपने कितना रुपया धन जमा, क्योंकि ये एसेट्स है, यानी बैंक की जो संपत्तियां हैं वो क्या क्या है। तो उन संपत्तियों में आता है कि आरबीआई के पास आपने कितना नकदी जमा करा रखा है, कुछ चूंकि नियमों के मानक के अनुसार आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया होगा वो, और कुछ बैलेंस होगा आपका आरबीआई के पास, वो सारी चीजें, वो शेड्यूल नंबर 6 में आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बैंकों में बाकियां एवं मांग पर तथा अल्प सूचना प्राप्त राशि, यानी कि बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल या शार्ट नोटिस। कुछ ऐसा होता है कि शार्ट नोटिस वाले के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉल मनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास कोष रखता है, या जो है आपकी नकदी निकासी के लिए आता है, तो वो क्या है आपका, उसका अमाउंट यहाँ पे दिखा देते हैं। तो वो भी एक संपत्ति होती है बैंक की। ये हो गया आपका निवेश। निवेश यानी कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कि कितना पैसा कहीं लगाया हुआ, बैंक बाहर लगाया हुआ, तो वो भी एक तरह से संपत्ति है। तो वो आपका कितना है उसका डिटेल यहाँ पर रहता है, इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं वो आ जाएगा। अग्रिम एडवांस, आपने कितना, कुछ लोग कुछ चीजों के लिए एडवांस दिया होगा, तो कितना एडवांस दिया है इसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो जाएगा। स्थायी संपत्तियां, आपके फिक्स एसेट कितने हैं, जैसे भवन है, बिल्डिंग, लैंड है, फर्नीचर्स हैं, और जो भी आपकी स्थायी संपत्तियां हैं वो कितनी है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। अन्य संपत्तियां, अगर सब कोई अन्य संपत्ति बैंक की है तो उसका जिक्र अनुसूची 11 में करके यहाँ कर देंगे, और टोटल आप जो है यहाँ पे लिख देंगे। अब आपकी जो टोटल अमाउंट आती है वो टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज वाली जो अमाउंट है उसके बराबर होगा। टोटल आपका जो ये टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज की जो अमाउंट आएगी वो आपके एसेट के अमाउंट के बराबर होना चाहिए, तभी आपका बैलेंस होगा। तो ये आपका बैंक का है। आप अक्सर देखेंगे कि पेपरों में विज्ञापन के रूप में इस तरह से चीजें निकाली जाती ताकि हर एक बैंक की स्थिति को आप जान सके, क्योंकि संयुक्त उद्यम होता है बैंक, उसमें ज्वाइंट वेंचर्स, कई लोगों का पूंजी लगा होता है, आम जनता का शेयर्स भी होता है उसमें लगा हुआ, अंश लगे होते हैं। सबको जानने का हक है कि कौन सा बैंक की क्या स्थिति है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और अंत में कुछ चीजें अनुसूची 12 में नीचे लिखी होती हैं, जिसको बोलते हैं आकस्मिक दायित्व। आप इसके बारे में जानते हो कि कुछ केस, कुछ संपत्ति, कुछ दायित्वों के मामले में, कुछ संपत्तियों के मामले में विवाद रहता है, जिसका न्यायालय में के मुकदमा चलता रहता है। अब वो हमारी संपत्ति है या दायित्व बनेगा, इसका निर्णय उस फैसले पर होगा। तो उस जो दुविधापूर्ण या आकस्मिक दायित्व होते हैं, उन सारे दायित्वों को इसमें दिखाते हैं। कुछ संग्रह के लिए बिल होते हैं, बिल फॉर कलेक्शन के लिए जो होता है उनको भी इसमें एंट्री करते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखते हैं। ये परिस्थिति बस होते हैं कि किसी परिस्थिति बस से हमारे संपत्ति हो सकते हैं, यानी यहाँ से निकल के वो कहीं भी जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे उसको दिखा देते हैं। इस तरह से एक समरी होती है ये, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है, इसके पहले चूंकि ये 1992 में संशोधन लाया गया, इसके पहले जो बैंक अपना बैलेंस शीट बनाते थे बहुत भारी भरकम होता था, जिसको देखना, ऑडिट करना बड़ा मुश्किल होता था। अब इसमें क्या है कि एक पेज आदमी आप देखेगा फ्रंट पे, उसको मालूम चल जाएगा क्या स्थिति है। फिर उसके बाद जब उसको इच्छा करेगी तो उस एनेक्सर को खोल करके उस चीज को देख लेता है पीछे जा करके कि हाँ क्या इन्होंने जो दिखाया है वो वास्तव में सही है या रटा गलत है। तो इस तरह का उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी अपना कर लेता है आदमी। तो इस तरह से बैंक को जो है बैलेंस शीट बनाया जाता है।
आपको एक बात बताना था शुरू में ही, लेकिन चलिए बताता हूं। ये जो आपका चैप्टर है बैंक का आर्थिक चिट्ठा जो है, बैंक का आर्थिक चिट्ठा, ये बोर्ड के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको हम 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। आपको अनिवार्य रूप से इसको याद करना चाहिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। इससे बैंकों के आर्थिक चिट्ठे, किसी काल्पनिक आंकड़े को लेकर के बैंक का आर्थिक चिट्ठा बनाइए, या इसके कैपिटल और लायबिलिटी में कौन कौन से मद आते हैं, एसेट्स में कौन से मद आते हैं, इसका जिक्र करिए। दीर्घ उत्तरीय बहुत विस्तार से लिखने के लिए आता है, तो आप इसको जो है तैयार किए रहेंगे अपने बोर्ड आपके परीक्षा के दृष्टि से भी इस चैप्टर को। और कंटिन्यू अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये पूंजी और दायित्व क्या है, और एसेट्स के कौन कौन, इसका एक एक का जो है विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।